आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात 80 के दशक की है। तब हमारा गांव बेरोजगारी से जूझ रहा था। गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था सिवाय खेती करने के। और मैं ठहरा पढ़ा लिखा लड़का। मुझे खेती वेती का काम अच्छा नहीं लगता था। ऐसा भी नहीं था कि पूरे गांव में मैं ही अकेला पढ़ा लिखा था। मेरा एक दोस्त संजीत का भी यही हाल था। उसे भी खेती वेती पसंद नहीं आती थी। एक शाम की बात है, मैं संजय काका के चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी संजीत पीछे से आकर मेरे बगल में बैठा और चाय का ऑर्डर करने के बाद मुझसे बोला, भाई तूने हमीदगढ़ का नाम सुना है? वहाँ एक कारखाने में मैंने काम देखा है। एक बार कल मेरे साथ चलेगा तू हमीदगढ़? तो मैंने संजीत से कहा, हाँ क्यों नहीं चलूँगा, काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद हम दोनों ने कल ही हमीदगढ़ जाने का फैसला किया। अगली सुबह हम दोनों हमीदगढ़ पहुंचे और उस कारखाने में जाकर सारी बात कर ली। अंत में निष्कर्ष ये निकला कि हमारी नौकरी पक्की हो गई। मगर अब भी हमारे सामने एक बड़ा टेंशन था। नौकरी तो पक्की हो गई थी, मगर हमीदगढ़ से हमारे गांव रोजाना आना जाना करना मुमकिन नहीं था। जिस पर संजीत बोला, देख नौकरी तो लग गई है, तो अब यहीं पर कोई रहने का घर ढूंढते हैं, मिलकर भाड़ा देंगे और क्या। मुझे भी ये बात ठीक ही लगी। लिहाजा हम दोनों मिलकर कोई भाड़े का घर ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद हमें बहुत ही कम भाड़े में एक घर मिल गया। घर 2 मंजिला था, जिसके ऊपर में एक कमरा था और नीचे में एक कमरा। घर के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा बागान था। इतना बड़ा कि वो बागान कम जंगल ज्यादा लगता था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ हमें इतने कम भाड़े में कैसे मिल गया। खैर एक रात की बात है। कारखाने से छुट्टी हो जाने के बाद मैं और संजीत अपने भाड़े वाले घर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते पर चलते चलते संजीत मुझसे बोला, भाई हमारे घर के पीछे जो बागान है वो कुछ अजीब सा नहीं है? इस पर मैंने कहा, नहीं तो कहाँ कुछ अजीब है। जिस पर संजीत बोला, भाई वो क्या है ना, मुझे अकेले नीचे सोने में डर लगता है, तो मैं आज रात तेरे कमरे में सो जाऊं? इस पर मैंने कहा, हाँ सो जा, उसमें क्या दिक्कत होगा मुझे। जिसके कुछ देर बाद हम दोनों घर आ गए। घर आकर हमने खाना पीना किया और फिर ऊपर वाले कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि जब हम रास्ते पर चलते हुए यहाँ आ रहे थे तब उतनी ठंड नहीं लग रही थी। तो फिर घर के अंदर इतनी ठंड क्यों लग रही है, जबकि घर के अंदर तो गर्मी लगनी चाहिए। खैर पैरों के पास पड़ी रजाई को खोलकर मैंने अपने ऊपर डाल लिया और सोने की कोशिश करने लगा। जिसके कुछ देर बाद ही थकान के चलते मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत जोरदार ठंड लग रही थी और रजाई के अंदर होने के बावजूद भी मैं कांप रहा था। आधी नींद में ही मैंने धीरे से आंख खोलकर देखा तो पाया कि कमरे की वो खिड़की जहां से पूरा बागान दिखता था वो खुली हुई है। जबकि मुझे अच्छे से याद है कि सोने से पहले मैंने उस खिड़की को बंद करके लॉक कर दिया था। तो फिर खिड़की अपने आप ही कैसे खुल गई। खैर इससे पहले कि मैं ठंड से बर्फ हो जाऊं, मैं बिस्तर पर से उठा और उस खिड़की की ओर जाने लगा। चलकर मैं जब उस खिड़की के पास गया
तो खिड़की बंद करने से पहले मैंने एक दफा नीचे बगान की ओर झांक कर देखा। हालांकि बगान में अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, मगर तभी मैंने देखा कि बगान के एक कोने में कुछ चमक रहा है। हालांकि मैं साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, बस इतना ही दिख रहा था कि वहाँ कोई ऐसी चीज है जो चांद की रोशनी में चमक रही है। लेकिन उस वक्त मैं आधी नींद में था, इसलिए मैंने उस चीज पर उतना ध्यान नहीं दिया और खिड़की बंद करके वापस अपनी जगह पर आकर सो गया। अगले दिन रविवार था, इसलिए हमारी छुट्टी थी। सारा दिन हम दोनों घर में ही पड़े रहे और शाम को संजीत बाहर टहलने निकल गया। तभी मुझे याद आया कि कल रात को मैंने बगान में कुछ चमकता हुआ देखा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और एक टॉर्च लेकर घर के पीछे की तरफ यानी बगान में जाने लगा। तब लगभग अंधेरा हो चुका था। टॉर्च जलाकर मैं बगान में घूमते घूमते उस चमकती चीज को ढूंढने लगा। दूसरी मंजिल की उस खिड़की से अंदाजा करते हुए मैं उस तरफ बढ़ने लगा जिधर मैंने कल रात को उस चमकती हुई चीज को देखा था। कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे टॉर्च की रोशनी में जमीन पर फिर से कुछ चमकता हुआ दिखा। मैं जब उस चमकाहट के पास गया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहां जमीन पर एक त्रिशूल गड़ा हुआ था और वही त्रिशूल बहुत चमक रहा था। उस त्रिशूल के ऊपर एक ताबीज बंधा था। उस त्रिशूल के करीब जाकर मैंने उसे जमीन पर से उखाड़ने की कोशिश की, मगर वो त्रिशूल इतनी गहराई में गड़ा हुआ था कि मैं उसे उखाड़ नहीं पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार मैंने उस त्रिशूल को जमीन पर से उठाकर अपने हाथों में ले लिया, मगर जैसे ही मैंने उस त्रिशूल को वहां से उखाड़ा कि तभी उस जगह पर से यानी जहां त्रिशूल गड़ने का छेद था वहां से काला धुआं निकलने लगा। जमीन से काला धुआं निकलता देख मैं एकदम से ठिठक कर 2 कदम पीछे जा गिरा। धीरे धीरे सारा धुआं जमीन पर से निकलकर फिजा में मिल गया, जिसके बाद मैं उठकर सीधा खड़ा हुआ और बगान से वापस घर में आ गया। घर में आकर मैं सीधे दूसरी मंजिल यानी अपने कमरे में चला गया और उस त्रिशूल को वहीं पास ही के एक टेबल पर रख दिया। कुछ देर में संजीत आया और कमरे में आते ही उस त्रिशूल को देखते हुए संजीत बोला, ये त्रिशूल कहाँ से ले आया? तो मैंने उससे कहा, अरे यहीं बगान में पड़ा था, मुझे अच्छा लगा तो मैं लेकर आ गया। इस पर संजीत बोला, ऐसे कहीं पर भी पड़ी चीज को उठाकर नहीं लाना चाहिए। इस पर मैंने कहा, पर यह तो भगवान शंकर का त्रिशूल है, इसमें थोड़ी कुछ होगा। इस पर संजीत कुछ नहीं बोला। जिसके कुछ देर बाद रात हो गई। उस रात आसमान पर चांद नहीं था, शायद वो अमावस की रात थी। तभी संजीत बोला, आज खाने का क्या करना है? मैं तो कहता हूँ आज खाना नहीं बनाते हैं। मैंने थोड़ी दूरी पर एक लिट्टी का दुकान देखा है, आज वहीं से लिट्टी चोखा लेकर आता हूँ। संजीत की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी आज रात खाना बनाने का मन नहीं है। मेरे ये बोलते ही संजीत ने अपना मफलर कानों में कसकर लपेटा और वो घर से निकलकर खाना लाने चला गया। अब उस घर में मैं अकेला था। ऊपर से उस घर के आसपास कुछ भी ना होने की वजह से फिजा में जो खामोशी छाई हुई थी, उस खामोशी को महसूस करके कहीं ना कहीं मुझे डर सा लगने लगा था। यहाँ तक कि मैं अपने धड़कनों की आवाज़ भी साफ तौर पर तो नहीं मगर कुछ हद तक सुन पा रहा था। लेकिन तभी खामोशी को चीरती एक आवाज़ ने मेरे कानों में दस्तक दिया।
दरवाज़ा खोल भाई, मैं संजीत। ये आवाज़ सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि संजीत तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाना लाने गया था, तो फिर इतनी जल्दी वो वापस कैसे आ सकता है। खैर मैं कमरे के दरवाजे के पास गया और कुंडी हटाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने दरवाजे से सिर निकालकर भी देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे मजबूरन ये मानना ही पड़ा कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैंने फिर से दरवाज़ा बंद किया। अभी मैं दरवाज़ा बंद करके वापस पलंग की तरफ मुड़ा ही था कि तभी फिर एक बार वही आवाज़ आई। अब मैं कहीं ना कहीं डरने लगा था, मगर दरवाजे के उस तरफ से लगातार संजीत की आवाज़ आए जा रही थी। लिहाजा मैंने एक लंबी सांस भरी और मुड़कर दरवाज़ा खोला तो इस बार ठीक मेरे सामने संजीत खड़ा था। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, मगर संजीत के हाथ एकदम खाली थे और उसके हाथ में मुझे खाने पीने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने संजीत से पूछा, भाई क्या हुआ, खाना नहीं मिला? इस पर संजीत ने अपना सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, मिलकर बनाते हैं फिर। इस पर संजीत बोला, नहीं रहने दे, आज खाना खाने का मन नहीं है। संजीत की ये बात मेरे समझ से बाहर थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही संजीत ने खुद खाने के बारे में पूछा था। तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया जो संजीत को खाने का मन नहीं है। खैर मैंने सोचा जब संजीत नहीं खाएगा तो मैं खुद के लिए खाना बनाकर क्या करूँगा, और वैसे भी अगर एक दिन भूखा भी रहा तो मर नहीं जाऊँगा। लिहाजा मैं भी पलंग पर संजीत के बगल में जाकर लेट गया। इसी दौरान मेरा एक हाथ संजीत के पीठ को स्पर्श हुआ तो संजीत का पीठ एकदम बर्फ की तरह था, इतना ठंडा कि उसके शरीर की ठंडाहट उसके गर्म कपड़ों के ऊपर से भी मुझे महसूस हो रही थी। इतने में ही कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार की दस्तक सुनकर मैं थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि इस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। तो कौन आया होगा, ये सोचकर मैं बिस्तर पर से उठा और दरवाजे पर जाकर जब दरवाज़ा खोला तो मैं दंग रह गया, क्योंकि ठीक मेरे सामने हाथ में लिट्टी चोखा लिए संजीत खड़ा था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहीं पर गिरकर मर जाऊंगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं पलंग की तरफ मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने डरते डरते संजीत को सारी बात बता दी, जिसके बाद हम लोग उस घर से बाहर भाग आए। और बाद में जब हमने इस घटना के बारे में लोगों को बताया तो पता चला कि उस घर में पहले से ही आत्माओं का वास था, जिस वजह से एक तांत्रिक ने उस घर के पीछे बगान में त्रिशूल गाड़कर उन आत्माओं को कैद कर दिया था। मगर मेरे त्रिशूल उखाड़ देने से वो आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे।